हेलो स्टूडेंट, अभी 6 लेसन हम लोग देखे, अभी 7 लेसन हम लोग देखेंगे। 7 अभी क्या दिया हुआ है? अभी परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह, सातवां पार्ट क्या दिया हुआ है? परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे कि आहार श्रृंखला और खाद्य जाल, क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे पहला पॉइंट हम देखेंगे खाद्य आहार श्रृंखला और खाद्य जाल देखेंगे। फिर सेकंड हम देखेंगे जैव भू रासायनिक चक्र, कार्बन और ऊर्जा पिरामिड देखेंगे। और बच्चों यहाँ पर अभी हम शुरू करते हैं कि परितंत्र परितंत्र का ऊर्जा प्रवाह। अभी परितंत्र का मतलब क्या होता है? परितंत्र का ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार होता है? एनर्जी एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अभी एनर्जी फ्लो होता है इन इकोसिस्टम में किस प्रकार? तो बच्चों हम पिछली कक्षा में अभी देखे थे, मतलब 8वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि सजीव का वर्गीकरण वर्गीकरण कैसे हुआ था। बच्चों आप पढ़े हैं। इसके अनुसार हम स्वयंपोषी मतलब उत्पादक, जो खुद अपना उत्पादन करते हैं, जो खुद अपना भोजन बनाते हैं। जैसे प्लांट्स क्या करते हैं? खुद भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वयंपोषी मतलब उत्पादक कहेंगे। और परपोषी मतलब भक्षण, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, भोजन दूसरे से लेते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं, मतलब भक्षण कहते हैं। मृतोपजीवी मतलब कि जो मृत शरीर को खाते हैं, ऐसे सजीव। और विघटन, ऐसे भी सजीवों के प्रकार हैं। परिवेश के परितंत्र के विभिन्न भक्षक स्तर निम्न स्तर हैं, उनका निरीक्षण हम करेंगे। बच्चों परितंत्र के भी विभिन्न भक्षक स्तर हम देख लेंगे। अभी स्तर इसके दिए हुए हैं, 4 स्तर दिए हुए हैं। पहला है प्राथमिक भक्षण, और दूसरा है द्वितीय भक्षण, और तीसरा है सर्वोच्च भक्षण, और चौथा है सर्वभक्षी मतलब मिश्राहारी। तो बच्चों हम प्राथमिक भक्षण में क्या देखेंगे? प्राथमिक जो भक्षण होते हैं उसमें शाकाहारी होते हैं, मतलब कि वो जैसे कि प्लांट्स का यूज करते हैं भोजन के लिए। तो बच्चों उदाहरण के जैसे टिड्डा, गिलहरी, ये सब क्या है? हाथी हो गए। या स्वयंपोषी मतलब कि यह स्वयंपोषी उत्पादक वनस्पति, मतलब जो स्वयंपोषी जो उत्पादक होते हैं, जो वनस्पति होते हैं, उनको खाने वाले ये जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। वो जो प्राथमिक भक्षण में आते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। जो प्राथमिक भक्षण होते हैं शाकाहारी होते हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? ये निर्भर होते हैं। जैसे टिड्डा, गिलहरी और हाथी, ये क्या खाते हैं? प्लांट, पौधे, वनस्पति खाते हैं। इसके लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? पौधे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सेकंड दिया हुआ है द्वितीय भक्षक। अभी द्वितीय भक्षक बच्चों किस में आता है? मांसाहारी अभी जैसे मेढक हो गया, उल्लू हो गया, लोमड़ी हो गया, ये क्या है? ये शाकाहारी प्राणियों का अन्न भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। बच्चों अभी यहाँ पर जो मेढक होते हैं, उल्लू, लोमड़ी, ये शाकाहारी जो प्राणी होते हैं, उनका अन्न और भोजन के रूप में उनको ग्रहण करते हैं, उनको खाते हैं। ये मेढक, उल्लू और लोमड़ी क्या करते हैं? जो शाकाहारी जो प्राणी हैं उनको ये खाते हैं। अभी थर्ड सर्वोच्च भक्षण। अभी बच्चों यहाँ पे सर्वोच्च भक्षण क्या होता है? सर्वोच्च, अभी इसमें उदाहरण के लिए शेर और बाघ, और मतलब शेर, बाघ शाकाहारी तथा मांसाहारी प्राणियों, मतलब ये प्रथम, प्राथमिक और द्वितीय वाले जो प्राणी होते हैं उनका भक्षण करते हैं। तो ये उनका भक्षण करते हैं मतलब उनको खाते हैं, और अन्य प्राणी इन्हें नहीं खा पाते हैं। मतलब शेर, बाघ हैं, इनको अन्य प्राणी, दूसरे प्राणी नहीं खा पाते हैं। और ये प्राणी शेर और बाघ जो है प्राथमिक भक्षण को और द्वितीय भक्षण ऐसे सजीव को खाते हैं, इसलिए ये सर्वोच्च भक्षण में आते हैं। और सर्वभक्षी किसे कहते हैं? मिश्राहारी कहते हैं। अभी बच्चों यहाँ पे मनुष्य, अभी मनुष्य क्या है? मिश्र है, शाकाहारी भी मांसाहारी भी। भालू भी शाकाहारी भी मांसाहारी, इसलिए यह क्या है? मिश्र आहार है। तो यह सर्वभक्षी माना जाता है। ये वनस्पतिजन और पदार्थों तथा शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं बच्चों, इसलिए सर्वभक्षी मिश्राहारी माने जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे आहार श्रृंखला और खाद्य जाल, फूड चेन एंड फूड वेब देखेंगे बच्चों। यहाँ पे हम निरीक्षण करेंगे तो देखेंगे कि बच्चे यहाँ पे जो आकृति दिया हुआ है 7.1, इनके अनुसार आसपास पाए जाने वाले सजियों की 4 आहार श्रृंखलाएं बनाइए। तो यहाँ पे बच्चों में बना हुआ है कितने आहार? यहाँ पे 6 दिया हुआ है। सूर्य की रोशनी से, मतलब सूर्य से लेकर यहाँ पे टिड्डा, फ्रॉग और स्नेक, और यहाँ चील, और यहाँ पे क्या दिया है? मशरूम
का दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम उत्पादक, भक्षण, मृतजीवी सजियों में सदैव अंतर क्रिया होती रहती है और इस अंतर क्रिया का क्रम जो होता है, एक क्रम होता है और उसे आहार श्रृंखला कहा जाता है। तो बच्चों, अगर आहार श्रृंखला का अगर एक नंबर का आएगा तो हम कैसे लिख सकते हैं कि उत्पादक, भक्षण और मृतजीवी सजियों में सदैव अंतर क्रिया होती रहती है और इन अंतर क्रियाओं का एक क्रम होता है और उसे हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। और हर आहार श्रृंखला में ऐसी 4 या 5 से भी अधिक कड़ियां होती हैं। अभी इसमें देखेंगे तो 6 कड़ियां हैं, बरोबर। तो 5, 6, 7 बहुत सारी कड़ियां हो सकती हैं और किसी परितंत्र में ऐसी एक दूसरे से जुड़ी हुई आहार श्रृंखला जो है वो समाविष्ट होती हैं। इन्हें हम खाद्य जाल, इसी से क्या बनता है, खाद्य जाल बनता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, आहार श्रृंखला कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अभी कोई सजीव अन्य सजीवों का भक्ष्य होता है। कोई कोई सजीव कई अन्य सजीवों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, कई सजीवों को खाते हैं। तो उदाहरण के कोई कीट अनेक प्रकार की वनस्पतियों के पत्ते खाते हैं। तो जैसे कीट हो गया, जैसे टिड्डा, टिड्डा क्या है, एक ही वनस्पति को नहीं खाता है, अनेक वनस्पतियों के पत्तियों को खाता है। परंतु कीटक, मेढक, छिपकली, पंछियों का भक्षण होता है। लेकिन परंतु क्या होता है, जो कीटक कीटक मेढक, छिपकली, पंछियों का भक्षण हो जाता है और यह किसी आकृति की सहायता से दर्शाया जाए तो सीधी रेखा स्वरूप आहार श्रृंखला की जगह जटिल अनेक शाखाओं वाला जाल बनेगा। तो बच्चों, इसी प्रकार यहाँ पे अभी अनेक जाल बन सकते हैं, क्योंकि एक ही नहीं, अभी वनस्पतियों में एक ही वनस्पति नहीं खाते हैं, अनेक वनस्पतियों के पत्ते पे खाते हैं, इसीलिए बहुत सारे श्रृंखला यहाँ पे बन सकते हैं, अनेक शाखाओं का जाल बन सकता है। तो इससे ही प्राकृतिक खाद्य जाल मतलब कि फूड वेब कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे फूड वेब अगर पूछा गया तो फूड वेब किसे कहते हैं, हम क्या लिखेंगे कि अगर यहाँ पे जब कोई आहार श्रृंखला की जगह जटिल अनेक शाखाओं द्वारा जाल जो बनता है उसे खाद्य जाल कहते हैं, मतलब फूड वेब कहते हैं। आमतौर पर ऐसे खाद्य जाल के प्राकृतिक में हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह ये नेचर में मिलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है आपके अपने आसपास के जो पर्यटन थे इनके विभिन्न भक्षकों की सूची बनाइए और उनका पोषण पद्धति के अनुसार वर्गीकरण करें। और 7.2 अभी यहाँ पे दिया हुआ है आकृति में, इनमें विभिन्न सजियों के चित्र दिए हुए हैं, इनकी सहायता से आपको क्या करना है, खाद्य जाल बनाना है। तो बच्चों, यहाँ पे अभी क्या खाद्य जाल के भक्षकों की संख्या निश्चित होती है और कई प्रकार के ऐसे भक्षक यदि एक ही प्रकार के सजीवों का भक्षण करे तो इसका परितंत्र पर क्या असर पड़ेगा। तो बच्चों, एक ही पे नहीं डिपेंड रहते हैं, अनेक सजीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, सजीवों का जो भक्षण करते हैं, अलग अलग सजीवों का ये भक्षण करते हैं। तो खाद्य जाल में संतुलित होने की आवश्यकता क्यों है। तो बच्चों, यहाँ पे संतुलन जरूरी होता है ताकि पर्यावरण क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। तो घर पर भोजन करते समय एक मजेदार निरीक्षण करें और थाली में परोसे हुए विभिन्न अन्य आहार खाद्य के कौन से स्तर हैं और इन्हें पहचानें और इस स्तर पर आहार श्रृंखला के कौन से स्तर हैं यहाँ इन्हें ज्ञात करें। तो बच्चों, अभी ये दिया हुआ है, जो विभिन्न सजीव दिए हुए हैं इनको आपको खुद बनाना है, इनका श्रृंखला जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अभी सन, यहाँ पे प्लांट है तो सन से प्लांट क्या करता है, भोजन लेता है। प्लांट को कौन खाता है, टिड्डा, और टिड्डा को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग को कौन खा रहा है, अजगर खा रहा है। इसके बाद अजगर को कौन खा रहा है, चील, और चील जब मर जाता है उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फफूंदी जैसे यहाँ पे निर्माण होता है। तो बच्चों, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे ये आपको खुद करना है, प्लांट का दिया है और हिरन, मंकी ये सब दिया हुआ है, आपको खुद यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे बच्चों ऊर्जा, अभी ऊर्जा का पिरामिड, एनर्जी पिरामिड दिया हुआ है। अभी ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, पोषण स्तर, ट्रॉपिक लेवल। तो बच्चों, यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ है, अभी पहला लेवल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उत्पादक अभी वे प्राथमिक होता है, प्रथम में आता है परितंत्र के सभी उत्पादक जैसे वनस्पतियाँ आते हैं। और प्रथम में क्या आता है, प्रथम पोषक स्तर में क्या आते हैं, शाकाहारी आते हैं। और द्वितीय पोषक स्तर अगर पूछा गया तो इसमें मांसाहारी आते हैं। और यहाँ पे तृतीय पोषक स्तर पूछा गया तो इसमें क्या आते हैं, सर्वभक्षी, मतलब इसमें प्लांट्स और यहाँ पे शाकाहारी मांसाहारी दोनों का उपयोग जो करते हैं वो क्या होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं, जैसे मनुष्य हो गए और मंकी हो गए। तो बच्चों, यहाँ पे पोषण का स्तर जो होता है, ट्रॉपिक लेवल, तो आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तरों का जो पोषण स्तर कहते हैं, जो आहार श्रृंखला के प्रत्येक जो स्तर होते हैं, यहाँ पे हम लोग स्तर जो अभी देखे इन्हें हम क्या कहेंगे, ये पोषण स्तर होता है। पोषण स्तर का अर्थ होता है अन्न प्राप्त करने का स्तर होता है, जो अन्न प्राप्त करते हैं और अनाज जो खाते हैं। आहार श्रृंखला में अन्न घटक
और ऊर्जा का अनुपात निम्न स्तरीय उत्पाद से लेकर उच्च स्तरीय मतलब छोटे लेवल से लेकर ऊंचे तक इस स्तर पर भक्षक तक क्रमशः बढ़ता जाता है। तो बच्चों यहाँ पे अभी वैज्ञानिक वैज्ञानिक दिए गए हैं, वैज्ञानिक का परिचय दिया गया है कि जो 1942 में लिनमन नामक जो वैज्ञानिक ने आहार श्रृंखला और उनके ऊर्जा वहन का अभ्यास किया था। कौन से वैज्ञानिक ने? लिनमन नामक वैज्ञानिक ने। तो बच्चों यहाँ पे परिस्थिति की पिरामिड जो इकोलॉजिकल पिरामिड यह संकल्पना सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन नामक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1927 में ब्रिटिश स्थित बियर द्वीप में टुंडा परिवर्तन परितंत्र का अध्ययन का स्पर्श की थी और इसी कारण इस पिरामिड को एल्टानियन पिरामिड भी कहा जाता है। तो बच्चों ये वैज्ञानिक जो हैं लिनमन नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ऊर्जा वाहन का अभ्यास किया था, अध्ययन किया था और जो परिस्थिति की पिरामिड है या इसकी संकल्पना जो है सर्वप्रथम किसने विख्यात किया था? चार्ल्स एल्टन नामक ब्रिटिश जो वैज्ञानिक ब्रिटिश के थे। 1927 में ब्रिटिश में इसे बियर द्वीपों में ये टुंड्रा परितंत्र का अध्ययन ये किए थे, अभ्यास किए थे और इसी कारण यह पिरामिड को एल्टानियन पिरामिड कहा जाता है। बच्चों अभी हम और आगे देखेंगे कि थोड़ा यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि थोड़ा सोचिए, अपना दिमाग खुद लगाना है कि जब ऊर्जा उत्पादक से सर्वोच्च भक्षण की ओर प्रभावित होते हैं तो उस ऊर्जा का क्या होता है और क्या यह सर्वोच्च भक्षण में ही संग्रहित रहती हैं अथवा उस प्राणी के जीवित रहने तक उनके शरीर में रहती हैं। तो बच्चों आपको सोचना है। और सेकंड में क्या दिया है कि सर्वोच्च भक्षण की मृत्यु के उपरांत आहार श्रृंखला की ऊर्जा हस्तांतरण के समय अगर उसमें संग्रहित रही तो क्या होगा और अगर निसर्ग में सूक्ष्म जीव पर फफूंदी जैसे विघटन ना हो तो क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों अभी क्या होगा ये आपको सोचना है। तो आकृति में 7.1 दिखाए गए पिरामिड में प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का जो प्रवाह दिखाया गया है और आहार श्रृंखला में अनेक ऊर्जा विनिमय जो स्तर होते हैं। ऊर्जा विनिमय स्तर की रचना के अनुसार जब ऊर्जा का हस्तांतरण होता है तो मूल ऊर्जा धीरे धीरे क्या होने लगती है बच्चों? कम होने लगती है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे ऊर्जा का हस्तांतरण होता है तो मूल ऊर्जा क्या होता है? धीरे धीरे कम होता है। उसी प्रकार जो सजीव की संख्या की निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर कम होती जाती है, मतलब कि ये स्टार्टिंग में क्या होता है इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो इसकी ऊर्जा क्या होती जाती है? कम होती जाती है और परतंत्र ऊर्जा की इस रचना को ऊर्जा का पिरामिड कहा जाता है। बच्चों अभी इसी हम क्या कहेंगे? ऊर्जा का पिरामिड कहेंगे। अभी यहाँ पे भी पिरामिड दिया हुआ है बच्चों, अभी बताया गया ऊर्जा कैसे। अभी वनस्पति में देखेंगे आप कितना ऊर्जा दिया है? 10 कैलोरीज दिया है, बरोबर 10,000 कैलोरीज दिया है, किलो कैलोरीज दिया है। और प्राणी और सेकंड में आप देखेंगे तो इसमें 1000 किलो कैलोरी यहाँ पे दिया गया है। मछली में देखेंगे तो इसमें कितने 100 दिया है और मानव को कितना दिया है? 10। तो बच्चों यहाँ पे पिरामिड में दिखाया गया है कि जलीय ऊर्जा पिरामिड यहाँ पे बनाया गया है। तो इसमें बताया गया कि कितना ऊर्जा निर्माण होता है। तो देखेंगे जो प्रथम स्टार्टिंग का निम्न स्तर होता है उसमें ज़्यादा ऊर्जा होता है, धीरे धीरे ऊपर जाने के बाद क्या होता है? ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जो सर्वोच्च भक्षण की मृत्यु के उपरांत उनके मृत शरीर का विघटन करने वाले जो विघटों को यह ऊर्जा प्राप्त होती है या फफूंदी तथा सूक्ष्म जीव मृत्यु प्राणी के शरीर का जो विघटन करते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? विघटन कहते हैं। बच्चों अभी फफूंदी और सूक्ष्म जीव जो मृत शरीर का जो विघटन कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विघटन कहते हैं। और मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करते समय विघटन उनका रूपांतरण किस में करते हैं? सरल कार्बनिक पदार्थ में करते हैं। किस में? सरल कार्बनिक पदार्थ में कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये पदार्थ जो हवा पानी तथा मिट्टी में सहजता से क्या होते हैं? मिल जाते हैं और यहाँ से यह घटक पुनः वनस्पतियों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। किसके द्वारा? विघटन होने के बाद ये किसमें? वनस्पतियों को खाद के रूप में ये प्राप्त हो जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा आहार श्रृंखला में प्रभावित होते हैं। तो इसे अब हमें ध्यान में आया होगा कि सजीव के जो विविध प्रकार के पोषण से तैयार होने वाले जो खाद्य जाल की ऊर्जा तथा अन्य पोषक द्रव्य परितंत्र में प्रभावित होते रहते हैं बच्चों। और किसी भी परितंत्र की ऊर्जा का जब मुख्य स्रोत सूर्य है, सबसे मुख्य स्रोत क्या है बच्चों? परितंत्र की जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है आपको पता है? सूर्य क्या है? परितंत्र की मुख्य स्रोत है। और यहाँ पे वो जो परितंत्र में हरी वनस्पतियां कुल सौर ऊर्जा की कुछ ऊर्जा भोजन के रूप में जो संग्रहित करती हैं और
विघटनों तक पहुंचने के पूर्व ये ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक प्रवाहित की जाती है और विघटनों द्वारा इसमें कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित कर ली जाती है। कुछ ऊर्जा क्या होता है, ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित कर दी जाती है और परंतु इसमें कोई भी ऊर्जा सूर्य की ओर वापस नहीं जाती। एक बार सूर्य की ओर से अगर ऊर्जा आ गया तो फिर वापस नहीं जाती, इसलिए ऊर्जा के प्रवाह की एक दिशीय माना जाता है। तो बच्चों इसलिए इसे क्या माना जाता है, एक दिशीय मतलब एक दिशा में माना जाता है, ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह माना जाता है। तो बच्चों यहाँ पे संस्थानों के जो कार्य होते हैं, मानवीय परिस्थिति की जो पर्यावरण संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट दिल्ली, इस संस्था की स्थापना सन 1980 में की गई और संशोधन प्रशिक्षण व परिसंवाद आयोजना जैसे जो प्रमुख कार्य इस संस्था द्वारा किए जाते हैं और इस संस्था में इंटरनेशनल इकोक्लोपीडिया ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का प्रकाशन किया है। तो संस्था दिया गया बच्चों। अभी यहाँ पे जैव क्या दिया गया है, जैव भू रासायनिक चक्र, अभी जैव भू रासायनिक जो चक्र दिया हुआ है। इसके बाद और क्या दिया है यहाँ पे, अभी कार्बन चक्र दिया हुआ है और थर्ड क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन चक्र दिया है। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इतना सारा जो तीन पॉइंट दिए गए हैं, नाइट्रोजन, कार्बन चक्र और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अभी कार्बन चक्र भी देखेंगे, फिर यहाँ पे जैव भू रासायनिक चक्र नेक्स्ट वीडियो में बच्चों देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।